हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 30 अप्रैल 2017। तो संडे है, जैसा कि आप लोग जानते हो। संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं जिसमें हम कवर करते हैं मंडे टू सैटरडे के हमारे सभी एमसीक्यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा रेगुलर डिस्क्लेमर। जी, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमने वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वीडियो देख के एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो के पीछे हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो क्वेश्चन हमारे पहले अटेम्प्ट में इनकरेक्ट हो गए थे या फिर जो हमें आपको थोड़े कठिन लगे थे, उन्हें इस बार सही करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बस यही था। और एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा, हमने कल एक वीडियो पोस्ट किया है जो है हमारे मई मंथ की स्ट्रैटेजी के बारे में। आप उसे ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और उस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने आपसे राय मांगी है उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। और आज दैट इज 30 अप्रैल 2017 को अपना अटेम्प्ट कीजिए यूपीएससी 2014 जीएस पेपर 1 का पेपर, सो दैट हम कल से दैट इज 1 मई से उसके बारे में जो हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट कर सके। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट इज 24 अप्रैल 2017। और जी हाँ फ्रेंड्स, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा स्ट्रैटेजी का वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट बहुत ढेर सारे हमारे फ्रेंड्स को इस पर्टिकुलर हमारे इनिशिएटिव के बारे में पता चले और उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 24 अप्रैल 2017 के क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन था उस दिन का कि इनमें से स्केड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द नाइन्थ स्केड्यूल to the Indian Constitution contains the list of 22 scheduled languages। मतलब जो हमारा नौवा स्केड्यूल जो है इसमें 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस की लिस्ट जो है वो बनाई गई है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द लिस्ट हैज हैड ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस ओनली, मतलब इस लिस्ट में सबसे पहले 14 लैंग्वेजेस ही थी। एंड थर्ड इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू ऑल 3 लैंग्वेजेस हैव स्केड्यूल लैंग्वेजेस। मतलब ये जो हिंदी है, इंग्लिश है और उर्दू है, ये तीनों जो लैंग्वेज है वो स्केड्यूल लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। देखिए ये फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये 8 शेड्यूल में, 9 शेड्यूल में नहीं, ये 8 शेड्यूल में है। 22 लैंग्वेजेस है, ये बात सही है अभी के लिए। ये जो है सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट और थर्ड भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें हिंदी है, उर्दू है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। ऑलराइट, ये बात याद रखिए, इंग्लिश नहीं है। सो इसका 1 एंड 3 जो है वो इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट पूछा है, सो ओनली 2 है इसका आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। जी, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये किस वॉइसरॉय को हम जानते हैं? तो इनको जानते हैं हम लॉर्ड रिपन को एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 अप्लाई टू द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज ऑफ द 9 स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट इज नॉट वन ऑफ देम। मतलब देखिए ये जो एक्ट है ये 9 स्टेट के लिए बनाया गया था, तो इनमें से कौन से स्टेट जो है वो इसके तहत नहीं आते, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। सो ये जो पहले 3 स्टेट है ये आते हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये नहीं आते। सो हमारा आंसर है डी, दैट इज 4 एंड 5 ओनली। जी, आप इसके बारे में अगर पढ़ना चाहेंगे तो एम लक्ष्मीकांत के 4th एडिशन में इस पेज नंबर पे इसके बारे में, इस एक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बारे में एक न्यूज़ थी, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था और हमने कहा था तब भी कि ये 9 स्टेट है और ये 9 स्टेट याद रखना हमें ज़रूरी है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है हमारे मतलब पॉलिटी में। सो इसको याद रखना जो है, ऐसे कोई एक्सेप्शन होते हैं उनको याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ऑलराइट फ्रेंड्स, 9 स्टेट के नाम है, आप चाहे तो कोई न्यूमोनिक बना लीजिए या फिर कुछ, लेकिन इन 9 स्टेट को याद रखिए। कौन से एक्ट के बारे में? पैसा एक्ट, ठीक है, पैसा। हम एक बार फिर से उसका नाम देख लेते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू दी स्केड्यूल एरियाज एक्ट 1996, पैसा एक्ट 1996। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, हाँ ये शेयर करता है। मेघालय शेयर नहीं करता। सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है ये भी शेयर करते हैं। सो कौन सा शेयर नहीं करता ये पूछा था, तो मेघालय जो है वो शेयर नहीं करता। हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे भूटान के साथ, चाइना के साथ और यहाँ पे म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। देन नेक्स्ट था मेघालय। मेघालय देखिए सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट था आई थिंक सिक्किम। सिक्किम देखिए यहाँ पे एक नेपाल, भूटान और चाइना, ऐसे तीनों देशों के साथ। एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी नेपाल, भूटान और यहाँ पे है बांग्लादेश, इन 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो इसका आंसर है जो मेघालय, जो सिर्फ एक देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वज्र प्रहार ये जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कौन से दो देशों के बीच में होती है? इंडिया एंड दूसरा कौन सा है ये हमने पूछा था, तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है ये वज्र प्रहार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, केशवानंद भारती केस, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा ये केशवानंद भारती केस की वजह से ऐड कर दिया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इंट्रोड्यूस द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब पीआईएल जो है ये केशवानंद भारती केस की वजह से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती केस की वजह से ऐड कर दिया गया था, लेकिन पीआईएल जो है ये बाद में लगभग 6-7 साल बाद, दैट इज 1980s में, 79-80s में ये पीआईएल जो है वो हमारे यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। सो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, सो इसका आंसर है A1 ओनली। जी हो सकता है ये आपको फास्ट लगेगा लेकिन हमें रिवीजन करनी है, सो फास्ट ही है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, मदर अर्थ डे, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए हमने उस समय भी कहा था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा या नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमें मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होते हैं, सो हमने ऐसे क्वेश्चन कुछ जो है वो ऐड कर दिए थे। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे marked annually on 22nd April is celebrated to remind everyone that the earth and its ecosystem provide us with the life and सस्टेनेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि ये मदर अर्थ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 अप्रैल को ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है और उसके पीछे ये रीजन है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द थीम फॉर 2017 इज एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट लिटरेसी एजुकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस, मतलब इस साल की जो थीम थी ये थी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट लिटरेसी, मतलब सभी लोगों को एनवायरमेंट और क्लाइमेट से जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग से जो कोई भी इल इफेक्ट हो रहे हैं हमारे एनवायरमेंट पे, इसके बारे में लिटरेट करना, ऐसा ये थीम था, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज UNGA through a resolution adopted in 2009 decided to designate 22nd April as International Mother Earth Day, मतलब UNGA जो है हमारा इसने 2009 में ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था और उसके बाद से हम 22 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इसके बारे में ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही होने की वजह से हमारा आंसर है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्ट्रैंड एलबी, तो ये स्ट्रैंड एलबी क्या है, इट इज अ टेस्ट that claims to be able to detect traces of tumor from a simple blood draw, मतलब जी ट्यूमर हो गया हमारे शरीर में तो इसके लिए जो टेस्ट पहले अपनाई जाती थी ये उससे काफ़ी बेहतर टेस्ट बनाई गई है स्ट्रैंड एलबी, और इससे सिर्फ हमारा ब्लड चेक करके ट्यूमर है या नहीं ये पता चल जाएगा, तो इसका आंसर है डी। याद रखिए साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, होयसला मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है हलेबिदु एंड बेल्लूर। ठीक है, हलेबिदु बेल्लूर, इस यहाँ पे ये होयसला मॉन्यूमेंट जो है वो पाए जाते हैं और ये कौन से किंग होयसला आर्किटेक्चर के पार्ट है ये, और ये कब हमारे देश में था, तो 11 से 14 सेंचुरी तक, और ये कर्नाटका में। ऑलराइट, याद रखिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विलेज ऑफ बुक, ये हमारा देश का पहला ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है टू प्रमोट टूरिज्म विल ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विलेज ऑफ बुक्स ये कौन सा स्टेट स्टार्ट करने वाला है, तो इसका आंसर है जी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये विलेज ऑफ बुक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 25 अप्रैल 2017। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि NHRC की जो चेयरपर्सन होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, दैट इज NHRC की जो चेयरपर्सन है ये क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर है ये रिटायर्ड जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। ऑलराइट, NHRC के चेयरपर्सन रिटायर्ड जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन कि जो NHRC की जो चेयरमैन होते हैं ये इनका पीरियड क्या होता है, ये कितने दिनों साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो देखिए इनका है 5 साल या फिर टिल द एज ऑफ 70, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स। इसके बारे में हमने लॉजिक कैसे लगाना था ये हमारे रेगुलर वीडियो में बता दिया था, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, JJA एक्ट जो है दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, इसके बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू JJA 2015 जुवेनाइल्स इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ in the age group of 12 to 18 involved in the heinous crime can be tried as adult, मतलब जो इस एक्ट के तहत जो कोई भी 12 से 18 साल तक के बच्चे हैं जो हीनियस ऑफेंसेस में पाए जाते हैं तो इनको एज अ एडल्ट कंसिडर करके इनको ट्रायल लिया जाएगा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द बिल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 विच वी आर मिसिंग इन द प्रीवियस एक्ट,
मतलब जी देखिए ये क्या है, तो हेग कन्वेंशन जो था हमारा इसी बारे में, जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, सॉरी हेग कन्वेंशन जो था इसके बारे में, इस पर्टिकुलर केस के बारे में, तो ये इसके बारे में जो कोई भी प्रावधान था ना वो हमारे पिछले एक्ट में, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस के बारे में जो 2000 साल का एक्ट था इसमें नहीं थे ये प्रावधान कुछ। सो ये जो है प्रावधान ये इस एक्ट के तहत ऐड कर दिए गए, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द बिल आल्सो सीक्स टू मेक एडॉप्शन प्रोसेस ऑफ द ऑर्फन abandoned and surrendered children were more streamlined। मतलब जो कोई भी एडॉप्शन की प्रोसीजर है ऑर्फन, अबेंडेंड और सरेंडर चिल्ड्रन की, इसको भी ये आसान बना देता है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये जे एक्ट बना आसान बना देता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है जी? सेकंड और थर्ड जो है ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये जो एज ग्रुप है ये 12 टू 18 नहीं, ये 16 टू 18 है। ऑलराइट, ये याद रखिए 12 टू 18 नहीं 16 टू 18 है। यूपीएससी ऐसे ही थोड़े से छोटे से चेंजेस कर देता है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं कभी कभी। सो इसका आंसर है सी, 2 एंड 3 ओनली। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, GEM वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जो GEM जो है ये किसके अंडर आता है? तो इसका आंसर है ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में हमने एक्सटेंसिवली कवर कर लिया था जो हमारा रेगुलर वीडियो था, आप चाहे तो हमारे रेगुलर वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज LHS 1140? तो ये क्या है LHS 1140? ये भी एक हमारा साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है LHS 1140? इट इज अ न्यूली डिस्कवर्ड रॉकी एक्सोप्लैनेट। न्यूली डिस्कवर्ड रॉकी एक्सोप्लैनेट है ये LHS 1140। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए क्या है, इट इज अ प्राइम टाइगर लैंड लोकेटेड इन विंध्यन हिल्स इन द नदर्न हिमाचल, इन द नदर्न मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है? ये सबसे पहले तो टाइगर लैंड है, विंध्य जो हिल्स है हमारे नॉर्थ मध्य प्रदेश में, वहां पे है ये, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज डेजिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलराइट, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर देख लीजिए। विंध्यन हिल जो है वहां पे है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से हमारा आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज ट्रू अबाउट RTS और मॉस्क्यूरिक्स? मतलब ये एक दवाई है जिसका नाम है ये मॉस्क्यूरिस, या फिर इसको RTS या फिर S इस नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में ट्रू क्या है? इट इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ मलेरिया इन अफ्रीका। ठीक है, मलेरिया जो है अफ्रीका में बहुत ही भारी मात्रा में ये इसकी एपिडेमिक हो गया था, तो इसके बारे में ये दवाई बनेगी जिसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स या फिर RTS या फिर S। और ये 3 देशों में जो है वो इसके ट्रायल्स होने वाले, मलावी, घाना एंड और एक कौन सा था, केनिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे एक क्वेश्चन आएगा, हम देखते हैं उस क्वेश्चन के वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइप्रस जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? साइप्रस ये जो देश है, आइलैंड कंट्री, ये कहाँ पे है? तो देखिए इसका आंसर है बी, दैट इज मेडिटेरियन सी में है ये साइप्रस। हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है ये साइप्रस। ठीक है, याद रखिए साइप्रस, इसके ऊपर है टर्की और नीचे यहाँ पे है ये इजिप्ट। हमने एक क्वेश्चन में पूछा था, ये है लीबिया और ये है इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पे सीरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें देख लीजिए साइप्रस, हमारे जो उपराष्ट्रपति है हमीद अंसारी सर, ये यहाँ पे गए थे, और यहाँ के जो एक हेड है साइप्रस के, वो भी हमारे देश में अभी आए हैं। सो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, जी एडजर्नमेंट मोशन के बारे में हमें क्या मतलब इसका पर्पस बताना है। तो इसका भी पर्पस जो था वो हमने हमारे रेगुलर वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। तो देखिए क्या है इसका पर्पस, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में कोई भी अर्जेंट क्वेश्चन आ जाता है, उसको डिस्कस करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लाई जाती है। सो इसका ए आंसर है 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें हमें सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, देयर इज नो नीड टू बाय अ एक्चुअल गोल्ड। मतलब ये तो ऑब्वियस है, अगर बॉन्ड है तो मतलब एक्चुअल गोल्ड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये सही है। नेक्स्ट इज NRI कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि NRI लोग जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ ये हमारे जो रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट और इंडियन एंटिटीज, मतलब कंपनी वगैरह, ये और इंडियन रेसिडेंट, यही इसमें गोल्ड सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर है 1 ओनली, 2 जो है ये नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट डेट, दैट इज 26 अप्रैल 2017। सो देखिए हमने जो कहा था मॉस्क्विरिक्स, तो देखिए ये है घाना, केनिया और मलावी, ये इस GSK मलेरिया वैक्सीन जो है मॉस्क्विरिक्स, इसको ट्रायल करने वाले पायलट बेसिस पे 2018 में। तो विच ऑफ द अबाउ कंट्री इज नॉट ओपन टू एनी ओशियन? ओके, कौन सी, ये तीनों में से कौन सी कंट्री ऐसी है कि जो किसी ओशियन के लिए ओपन नहीं है, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। देखिए घाना जो है ये ओपन करता है अटलांटिक सी में, केनिया जो है ये ओपन करता है
अटलांटिक ओशियन सॉरी, केन्या जो है ये ओपन करता है इंडियन ओशियन को, लेकिन मलावी जो है ये इनमें से किसी भी ओशियन के लिए ओपन नहीं होता। सो इसका आंसर है सी ओनली। हम मैप में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये घाना जो अटलांटिक ओशियन के लिए ओपन होता है। द नेक्स्ट इज यहाँ पे है ये केनिया जो इंडियन ओशियन के लिए ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे है ये मलावी जो लैंडलॉक है, काइंड ऑफ ओके, लैंडलॉक है। और यहाँ पे हमने एक लेक का नाम बताया था, आपको अगर याद होगा जी, हमने इसके बारे में एक आपको मतलब एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था। तो ये इस लेक का नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग में कौन कौन होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब नीति आयोग कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए, फर्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एज अ चेयरपर्सन, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ये चेयरपर्सन होते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, मतलब चीफ मिनिस्टर होते हैं और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये भी यूनियन टेरिटरीज के इसमें होते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड है गवर्नर ऑफ द ऑल स्टेट एंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब गवर्नर तो होते हैं स्टेट्स के और साथ ही साथ जो हमारे सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है। तो नीति आयोग में कौन कौन होता है, देखिए फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं, ये चेयरपर्सन होते हैं, ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट जो है गवर्निंग काउंसिल, इसमें कौन होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बात भी सही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है। गवर्नर नहीं होते बाकी जो स्टेट है इनके, और साथ ही साथ ऑल कैबिनेट मेंबर्स नहीं होते, सिर्फ कुछ कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। सो इसका ऑल नहीं चाहिए था यहाँ पे। सो 3 और 4 इनकरेक्ट है, 1 और 2 जो है ये बात सही है। हम देख लेते हैं कौन कौन होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बाकी जो कुछ लोग हैं ये यहाँ पे होते हैं। अब चाहे तो इनके नाम भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, देखिए क्वेश्चन 3 है कि ऑब्जेक्टिव क्या था नीति आयोग का, इस इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था नीति आयोग का। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है, ए बी और ए सी और डी, लेकिन ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव हमने गलत बता दिया था। तो देखते हैं हम ये कैसे गलत है। टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट हायर लेवल्स, ठीक है, ये प्लान जो है ये हायर लेवल्स पे फॉर्म नहीं किए जाते, ये प्लान जो है वो लोअर लेवल पे फॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये जो इसका नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है वो बॉटम्स अप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मतलब नीचे से ऊपर आना है इसके बारे में। जो कोई भी प्लान जो होगा वो सबसे नीचे गांव एरिया में, गांव वगैरह विलेजेस वगैरह एरिया में इसके प्लान बनाए जाएंगे, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से स्टेट, और स्टेट जो है ये जो प्लान होंगे वो हमारे सेंटर को कन्वे करेंगे, और उस हिसाब से जो सेंटर होगा वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, ऐसा ही ये। टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट अ विलेज लेवल एंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एग्रीगेट दिस प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल, ठीक है, ऐसा ये बी स्टेटमेंट सही होना चाहिए था। सो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमें नॉट पूछा था, तो इसका आंसर है बी। आप चाहे तो ये 1 ए सी और डी जो है वो पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नक्सल। नक्सल के बारे में हमने कुछ बेसिक फैक्ट जो थे ये यहाँ पे ऐड कर दिए थे। तो देखिए क्या है, द टर्म नक्सल डिराइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ द विलेज नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल वेयर द मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन, मतलब ये जो नक्सल नाम दिया गया है वो वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी इस विलेज की वजह से दिया गया था, और यहीं पे ये जो नक्सलबारी है यहाँ पे ये नक्सल मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज दीज द नक्सल मूवमेंट्स गो बैक टू द फेल्योर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये नक्सल मूवमेंट क्यों स्टार्ट हो गई थी, तो हमारा जो 5th और 6th शेड्यूल के बारे में जो प्रावधान किया गया है उसका फेल्योर हो गया था, मतलब इंप्लीमेंटेशन का फेल्योर हो जाने की वजह से ये नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, सो हमारा आंसर है सी, दैट इज बोथ करेक्ट। आप चाहे तो हमारे रेगुलर वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने इसकी हिस्ट्री जो है नक्सल की वो भी आपको बता दी थी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे उससे पहले ये जो है ये है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कुछ कर्नाटक का पार्ट है, और यहाँ पे बाकी ढेर सारे पार्ट है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फॉलोइंग आर द प्लेसेस इन इंडिया विच आर करंटली इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए सुकमा ये वेस्ट बंगाल ऐसा दिया गया है, लेकिन ये सुकमा जो है ये वेस्ट बंगाल में नहीं है, तवांग जो है सिक्किम में नहीं है, और अलवर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ मालेगांव जो है ये महाराष्ट्र में है, सुकमा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और अलवर जो है वो राजस्थान में है। सो इसका 1, 2 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा आंसर है बी 1, 2 और 3। इसके हमने जो करेक्ट से बताया था अभी देखिए, सुकमा छत्तीसगढ़, तवांग अरुणाचल प्रदेश, अलवर जो है वो राजस्थान में, और मालेगांव जो है वो महाराष्ट्र में, ठीक है। आई होप ये आपको याद रहेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज, इसके बारे में क्या ट्रू है, आइडियाज, ठीक है, व्हाट इज आइडियाज। सो इट इज अ स्कीम दैट विल इनवाइट स्टूडेंट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इन द वेरियस फील्ड, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स है इनको
मोटिवेट करना है कि अलग अलग जो हमारे फील्ड्स है, कंसिडर कीजिए मेडिकल है, टेक्नोलॉजी है, एक दो एग्जांपल बता दिए, ऐसे फील्ड्स में जो कोई भी प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को प्रमोट करना है, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई है आइडियाज। राइट, तो देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। द लेबर मिनिस्ट्री हैज प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स टू फिक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चाइल्ड आर्टिस्ट एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली एंटरप्राइजेस, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट। मतलब लेबर मिनिस्ट्री जो है इस ये कुछ नए प्रावधान लाना चाहता है जो कोई हमारे बच्चे जो है काम करते हैं उनके बारे में, तो इनमें से क्या ट्रू है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्या है, अ चाइल्ड आर्टिस्ट विल नॉट बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स अ डे, मतलब एक जो चाइल्ड आर्टिस्ट होंगे उनको 5 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं करना होगा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन विल बी अलाउड टू असिस्ट देयर फैमिली इन रनिंग फैमिली एंटरप्राइज विदाउट अफेक्टिंग देयर स्कूल एजुकेशन, मतलब जो कोई भी बच्चे अपने घर वालों को हेल्प करते उनका एंटरप्राइज चलाने में उनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन उनके स्कूलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 5 घंटे का मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट बताया गया है, और यहाँ पे 3 घंटे का बताया गया आई थिंक। और यहाँ पे जो है ना, जो फैमिली है उसमें भी कौन आते हैं, तो देखिए मदर फादर, मतलब ये मम्मी पापा, साथ ही साथ मम्मी पापा के रियल सिबलिंग्स, ठीक है, और साथ अपने भाई बहन, ऐसे में सिर्फ ये काम कर सकते हैं बच्चे, तो इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नेस्कॉम एंड व्हाट इज करेक्ट अबाउट इट। सो नेस्कॉम के बारे में क्या करेक्ट है, देखिए फर्स्ट क्या है, नेस्कॉम इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट एंड सेट्स द टोन फॉर द पब्लिक पॉलिसी फॉर द इंडियन सर्विस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज नेस्कॉम ऑर्गेनाइजेस इंडिया लीडरशिप फोरम। तो ये जो बात है ना, ये इंडिया लीडरशिप फोरम ये नेस्कॉम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फोरम है, सो हमने इसके बारे में ऐड कर दिया था। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बात सही है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री के लिए नहीं, ये सॉफ्टवेयर एंड सर्विस ऐसे ये काम करता है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो ये सिर्फ करेक्ट है। देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन जी। राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बीन कन्फर्ड टू दी राज्यसभा बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी है, देखिए इसका आंसर है बी, टू पास अ रिजोल्यूशन एम्पावरिंग अ पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड क्रिएट 1 or more ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब राज्यसभा जो है वो चाहे तो स्टेट लिस्ट पे कोई एक्ट बना सकती है, और साथ ही साथ क्रिएट कर सकती है एक और 1 or more ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, राज्यसभा की ये स्पेशल पावर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। सो देखिए फर्स्ट क्या है, इट एम्स टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लीन कुकिंग फ्यूल। मतलब उज्ज्वला योजना के तहत जो हमें घर के औरतें और बच्चे हैं इनको सेफगार्ड करना है, और कैसे, तो एक क्लियर कुकिंग फ्यूल क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है ये इनको प्रोवाइड करना है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द कनेक्शंस विल बी इशूड इन द जॉइंट अकाउंट ऑफ द मेल एंड वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब इसके लिए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो अकाउंट जो कनेक्शंस दिए जाएंगे क्लीन फ्यूल के लिए, इसमें जॉइंट अकाउंट होगा मेल और विमेन का, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट जो है ये बात सही है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें मेल का कोई भी मेल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। जो कोई भी कनेक्शन दिया जाएगा वो सिर्फ घर की विमेन के नाम पे दिया जाएगा। सो सेकंड इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 जो है वो बात सही है। याद रखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हो सकता है स्कीम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे अभी 27 अप्रैल 2017 से। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। तो इनमें से कौन सी लैंडलॉक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया या फिर अजरबैजान। देखिए जॉर्जिया नहीं है, अजरबैजान भी नहीं है, आर्मेनिया जो है ये ही सिर्फ लैंडलॉक कंट्री है। इसका आंसर है बी, 2 ओनली। तो देखिए यहाँ पे है, ये हम मैप में देख लेते हैं जी। देखिए ये है अजरबैजान जो कैस्पियन सी में ओपन होता है, यहाँ पे है ये जॉर्जिया जो ब्लैक सी में ओपन होता है, लेकिन आर्मेनिया है यहाँ पे जो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, हमारे एक फ्रेंड ने ये जो कैस्पियन सी है इसके साइड में जो कोई भी देश है इनको मतलब बॉर्डर शेयर करने वाले, इसके लिए एक ट्रिक भेजा था जिसके बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। हमारे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो याद रखिए आर्मेनिया जो है वो है लैंडलॉक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, पैरेलल इकोनॉमी इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए डायरेक्टली इसका हम आंसर देख लेते हैं। पैरेलल इकोनॉमी मींस इकोनॉमी हैविंग प्लेंटीफुल ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, जिस भी किसी इकोनॉमी में बहुत ही भारी मात्रा में ब्लैक मनी होता है उसको पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। आप जानते होंगे डिमोनेटाइजेशन के बाद ये जो वर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। सो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेबी के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है। सो फर्स्ट इज सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी
जी यहाँ पे हमें कुछ वजह से पॉज करना पड़ा था वीडियो, तो देख फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फिर से देख लेते हैं। सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सिंस इंसेप्शन, मतलब सेबी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जब से बनाया गया था तब से, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज सेबी इज अ रेगुलेटर फॉर अ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, मतलब सेबी जो है वो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज द सेबी इज मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर्स एंड चेयरमैन हु इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेबी जो है इसको मैनेज कौन करता है, तो इसके मेंबर्स और इनका सेबी का जो चेयरमैन होते हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखिए सेकंड और थर्ड जो है ये बात सही है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि सेबी जो बनाया गया था वो 1988 में बनाया गया था, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था, सेबी एक्ट, ये बनाया गया था 1992 में। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 जो है ये बात सही है। सो आंसर है इसका सी, दैट इज 2 एंड 3 करेक्ट। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, फोर्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है कि नेम द इंस्टीट्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इस नाम से कौन सी बैंक को जाना जाता है, तो ये है वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड बैंक पिछले कुछ समय से न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा प्रगति, ये जो हमारा क्या कह सकते हैं इसको, एक प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस के बारे में, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट एम्स एट साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द important union government programs and projects as well as project flagged by state government also, मतलब देखिए प्रगति क्या करता है, तो ये साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग का काम करता है। और कौन से प्रोजेक्ट का, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट इन दोनों के द्वारा जो चलाए जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को ये मॉनिटरिंग और रिव्यू करता है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी विद द रियल टाइम प्रेजेंस एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग द की स्टेक होल्डर्स, मतलब ये प्रगति क्या है, तो सबसे पहले ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बारे में एक इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया गया है, और ये स्टेक होल्डर्स के बीच में जो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करता है, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज डिजाइन्ड इन हाउस बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस टीम विद द हेल्प ऑफ NIC, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मतलब ये PMO ऑफिस और नेशनल NIC जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इन दोनों ने मिलकर बनाया, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज प्रगति मीटिंग इज हेल्ड ऑन लास्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब जो हर 3 महीने के बाद जो कोई वेडनेसडे, आखिरी वेडनेसडे होता है, इस वेडनेसडे पे प्रगति मीटिंग होती है, ऐसा ये थर्ड लास्ट स्टेटमेंट है। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है ये बात सही है, लेकिन ये हर मंथ के आखिरी वेडनेसडे में होता है। ठीक है, क्वार्टर नहीं, हर मंथ के आखिरी वेडनेसडे को हम प्रगति डे इस नाम से जाना जाता है। सो ये मंथली बेसिस होता है। सो हमारा आंसर है 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट है। और एक स्कीम है, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक ये मातृत्व स्कीम है कुछ, तो मातृत्व स्कीम, इस योजना में एवरी मंथ का जो 9th जो है ना, 9 तारीख जो होती है, इस दिन को आप मतलब जो कोई भी गांव वाले जो लोग हैं, मतलब जो कोई इनके घर में कोई प्रेग्नेंट होगा, तो वो चेकअप के लिए जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये भी एक 9th याद रखिए डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको उस योजना का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको उस योजना का नाम याद आ रहा है तो भी आप बताइए मुझे, मैं देखता हूँ, वैसे भी चेक करता हूँ और बताता हूँ आपको भी। सो 6th क्वेश्चन है हमारा, नासा का सुपर बलून जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में क्या ट्रू है, तो देखिए ये क्या है, इट इज़ अ बलून विच विल डिटेक्ट अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स फ्रॉम बियॉन्ड दी गैलेक्सी। ठीक है, इसके बारे में याद रखिए, बलून प्रोजेक्ट नासा का जो अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल जो है ये इनको डिटेक्ट करने वाला है, ऐसा सी स्टेटमेंट है, करेक्ट है। नेक्स्ट इज थर्ड के बारे में क्या करेक्ट है ये पूछा गया है, तो थर्ड क्या है, इट इज अ यूनाइटेड स्टेट आर्मीज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, थर्ड US के बारे में है, ये याद रखिए। नेक्स्ट इज टाइगर डांस या फिर बाघ नाच, ये किससे रिलेट करता है, कौन से स्टेट से, तो ओडिशा। ठीक है, टाइगर डांस ओडिशा, बाघ नाच ओडिशा। 9th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जिनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी है। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज वोट इन इलेक्शन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी अभी के लिए तो नहीं है, सो सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो ये बात भी सही है। एंड नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सेलेंस इन ऑल द स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, तो ये बात भी सही है, मतलब 1, 3 एंड 4 जो है ये बात सही है, लेकिन 2 जो है इलेक्शन में वोट करना, ये हमारी अभी तक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो इसका आंसर है डी, दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारी सभी इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था, अगर चाहे तो एक बार फिर से रट्टा मार लीजिए, इनका अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इस पर कोई ना कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, स्केड्यूल्स और जो हमारा
DPSP है, इसके बारे में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो हर साल होता ही है। सो ये जो 5 टॉपिक है इतने अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए कि इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर दे सकोगे, ठीक है। तो ये चाहे तो आप पढ़ लीजिए। हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान स्कीम के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट एम्स टू मेक एयर ट्रैवल एक्सेसिबल टू सिटीजन्स इन ग्लोबली इंपॉर्टेंट एरियाज। ये ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, मतलब जो हमारे ग्लोबल पूरा रेंज है वहाँ पे एयर ट्रैवलिंग जो है इसे एक्सेसिबल करना है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इफ द ट्रैवलर इज टेकिंग अ स्कीम देन ऑल द सीट्स विल बी अलॉटेड अंडर दिस स्कीम। मतलब जो कोई भी एक कंसिडर कीजिए कि एक 100 सीट्स का एक पर्टिकुलर प्लेन होगा तो 100 के 100 सीट जो है वो उड़ान स्कीम के तहत जो है वो रिजर्व रखे जाएंगे, ऐसा बी स्टेटमेंट है। तो ऐसी बात नहीं है, 100 अगर सीट है ना तो 50 सीट जो है होंगे, मतलब 50% सीट जो होंगे इसको रिजर्व रखा जाएगा। और यहाँ पे ये ग्लोबल ही नहीं चाहिए था, ये रीजनल है, ठीक है। तो उड़ान स्कीम जो है वो रीजनल स्कीम है, सो इसके दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। सो हमारा आंसर है डी, दैट इज नॉन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे 28 अप्रैल 2017 के। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाफेड। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो नाफेड क्या है, इट इज अ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब ये क्या एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले तो, और किस बात के लिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब ये किसके तहत आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसके तहत आता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज, नाफेड एस्टैब्लिश्ड नेशनल स्पॉट एक्सचेंज अ कमोडिटी एक्सचेंज एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मतलब FTIL के साथ मिलकर नाफेड ने ये नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जो था ये बनाया गया था, और ये क्या था, तो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट था ये, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें पूछा है। देखिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, लेकिन ये मिनिस्ट्री मतलब ये प्रोक्योरमेंट का काम करता है, नाफेड जो है वो प्रोसेसिंग का काम नहीं करता। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। सो इसका आंसर है डी, दैट इज 1 और 3 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, जी हमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अभी। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज मैन्युफैक्चरर ऑफ द एम्यूनेशंस एंड मिसाइल सिस्टम विच वॉज फाउंडेड इन 1970 इन हैदराबाद तेलंगाना। देखिए हमने उस बार भी कहा था कि जो कोई भी एक ऐसी कंपनी वगैरह जो है हमारी PSU या फिर मिनी रत्न, महारत्न कंपनी, जो कोई भी न्यूज़ में होती है उनका हमें जो हेडक्वार्टर है ये पता होना चाहिए। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये BDL जो है वो मैन्युफैक्चर करता है एम्यूनेशंस और मिसाइल सिस्टम, और ये 1970 में हैदराबाद तेलंगाना यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आर डेवलप्ड बाय BDL। तो ये तीनों जो हमारे मिसाइल्स है ये BDL द्वारा डेवलप किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज, BDL कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया, ठीक है। मतलब ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। सो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस वजह से इसका हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। सो इसका आंसर है डी, नन। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जी इसके बारे में हमने कहा था कि ये हो सकता है इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अग्नि 3 जो है वो इसको फिर से टेस्ट फायर किया गया था, तो याद रखिए। और जो एक बात थी कि ये डेवलप करता है, ठीक है, BDL डेवलप करता है, लेकिन डिजाइनिंग का काम कौन करता है, DRDO। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, BSE सेंसेक्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो BSE सेंसेक्स, देखिए असर्शन क्या दिया गया है, BSE सेंसेक्स अल्सो कॉल्ड एज BSE 30, मतलब इसको BSE 30 इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, BSE सेंसेक्स इज अ फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स of 30 well established and financially sound companies listed ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये क्या है, तो इसको यहाँ पे 30 ऐसी कंपनीज को लिस्ट कर दिया गया है जो कोई फाइनेंशियली साउंड और स्टेबल वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है, और इस वजह से इसको BSE 30 इस नाम से जाना जाता है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है, और साथ ही साथ रीजन जो है ये इसको असर्शन को एक्सप्लेन करता है। सो इसका आंसर है ए, दैट इज, आप जानते हैं इसका क्या होता है ये ऑप्शन। तो देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसके बारे में एक फैक्ट याद रखिए, जो हमारा सेंसेक्स जो है इसका बेस ईयर यह है 1978-79। इसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमारे रेगुलर वीडियो में, आप चाहे तो इस वीडियो को एक बार फिर देख सकते हैं। देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसके बारे में इनमें से क्या ट्रू है ये हमें पूछा है। देखिए फर्स्ट क्या है, द अवार्ड इज बेस्टोड ओनली टू द इंडियन राइटर्स, मतलब सिर्फ इंडियन राइटर्स को दिया जाता है, राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली। मतलब ये सबसे पहले तो सिर्फ इंडियन लोगों को दिया जाता है, और सिर्फ जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है उनको ही दिया जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, ज्ञानपीठ अवार्ड इज नेवर अवार्डेड पोस्टमसली, मतलब जो देहांत के बाद
ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये दिया नहीं जाता, मतलब भारत रत्न बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पुरस्कार है ये दिए जाते हैं, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये दिया नहीं जाता, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। सो सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका, मतलब ये पोस्टमसली नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें 8th शेड्यूल के साथ साथ इंग्लिश भी है, और ये जो है ये सिर्फ इंडियंस को ही दिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन 8 शेड्यूल्स के साथ इंग्लिश भी है, मतलब 23 लैंग्वेजेस में ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये दिया जाता है। सो इसका आंसर जो है ये है सिर्फ 2 जो है ये करेक्ट है, हमें करेक्ट पूछा था, सो 2 करेक्ट है, 1 जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ये भी ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, IUCN के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स पब्लिक प्राइवेट एंड NGO with the knowledge of the tools that enable human progress, economic development and nature conservation to take place together। मतलब ये इन सभी स्टेक होल्डर जो है इनको नॉलेज और टूल्स ऐसे प्रोवाइड करता है सो दैट हमारा जो नेचर है इसका कंजर्वेशन अच्छे से हो सके, और इन्फॉर्मेशन जो है वो इनको प्रोवाइड करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज IUCN इज ऑर्गन ऑफ UN, मतलब ये UN के तहत आता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर पब्लिशिंग रेड लिस्ट विच assesses द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। मतलब IUCN के द्वारा ये रेड लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाती है और इसका ये काम होता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड जो है ये बात सही है, लेकिन ये IUCN जो है ये UN का ऑर्गन नहीं है, ये सिर्फ कंसल्टेटिव है, कंसल्टेटिव स्टेटस इसको पाया गया, ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है UN का। सो इसका 1 और 3 जो है ये बात सही है, 2 जो है वो इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट पूछा था, सो इसका आंसर है D, दैट इज 1 और 3 करेक्ट। 6th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, त्रिनकोमाली पोर्ट ये इनमें से कौन से देश में है, यह क्वेश्चन हमने पूछा था, त्रिनकोमाली पोर्ट। तो ये त्रिनकोमाली पोर्ट कहाँ पे है, ये है श्रीलंका में। ऑलराइट, याद रखिए त्रिनकोमाली पोर्ट श्रीलंका, और साथ ही साथ हम्बनटोटा और एक पोर्ट है जो भी श्रीलंका में है, ठीक है, इसके बारे में भी याद रखिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, बांधरगढ़ टाइगर रिजर्व, इसके बारे में इनमें से क्या करेक्ट है ये मैं बताना है। बांधरगढ़ टाइगर रिजर्व, तो देखिए फर्स्ट क्या है, बांधरगढ़ नेशनल पार्क इज स्प्रेड एट अरवली हिल्स इन राजस्थान, मतलब ये राजस्थान में है अरवली हिल्स के पास, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द नेम बांधरगढ़ गिवन टू द रिजर्व इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियन एंशियंट फोर्ट, ठीक है, मतलब इसको बांधरगढ़ ये नाम क्यों दिया गया था, तो यहाँ पे एक एंशियंट फोर्ट था, इस वजह से इसको ये बांधरगढ़ नाम दिया गया, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। सो देखिए इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, इस यहाँ पे फोर्ट था इस वजह से इसको नाम दिया गया है, लेकिन ये बांधरगढ़ नेशनल पार्क जो है ये अरवली में नहीं, ये है आई थिंक मध्य प्रदेश में विंध्य हिल्स के पास, ठीक है, विंध्य हिल्स और मध्य प्रदेश, ये बात याद रखिए। इसका ये फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड जो है ये बात सही है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जूट। सो जूट के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, असर्शन दिया गया है, बांग्लादेश इंपोर्ट जूट फ्रॉम इंडिया, मतलब बांग्लादेश जो है ये हमसे इंपोर्ट करता है जूट, ऐसा असर्शन दिया गया है। और रीजन क्या है कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट मिल्स है, इस वजह से बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, ऐसा रीजन दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से क्या करेक्ट है, देखिए असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश इंपोर्ट नहीं करता, हम इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से। और क्यों, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जूट मिल्स है। हमने बताया था कि पार्टीशन के वक्त क्या हो गया था कि जो जूट मिल्स थी वो इंडिया में रह गई थी और जूट का प्रोडक्शन जो करने वाला एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया था। सो इस वजह से इसके दोनों स्टेटमेंट जो ये गलत है। सो हमारा आंसर है डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। तो अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, विड्रॉल ऑफ फंड जो होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये किसकी परमिशन के बाद हो किया जा सकता है। तो इसका आंसर है बी, दैट इज पार्लियामेंट के परमिशन, दैट इज अथोराइजेशन के बाद ही जो कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा होता है इसको विड्रॉवल किया जा सकता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी धरोहर ये जो स्कीम है इसके बारे में इनमें से क्या करेक्ट है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स in order to preserve the rich heritage of minority communities under ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब क्या है, तो ये सबसे पहले से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसके द्वारा लॉन्च कर दी गई थी। और ये क्यों लॉन्च की गई थी, तो जो कोई माइनॉरिटी का रिच हेरिटेज और कल्चर जो है इसको प्रिजर्व रखने के लिए, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज 5 माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाइड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 आर कवर्ड। मतलब ये जो स्कीम है हमारी धरोहर, इस स्कीम के अंडर 5 जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है इनको कवर किया गया है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 5 कम्युनिटी नहीं 6 कम्युनिटी है। जब ये एक्ट लाया गया था 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट, तब यहाँ पे सिर्फ 5 माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी, लेकिन बाद में इसमें एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐड कर दी गई थी। तो अभी के लिए कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, तो देखिए मुस्लिम्स है, क्रिश्चियन है, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन, ऐसी ये 6 कम्युनिटीज है। और इनका जो कल्चर है इसको हमें प्रिजर्व रखने के लिए ये स्कीम लाई गई है, हमारी धरोहर। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट पूछा है, सो इसका आंसर है A1 ओनली।
अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट डे दैट इज 29 अप्रैल 2017। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें आईसीबीएम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है, आईसीबीएम इज अ गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल विद अ मिनिमम रेंज ऑफ 5500 किलोमीटर। मतलब ये सबसे पहले आईसीबीएम क्या है, ये तो ये गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, 5500 किलोमीटर, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी। मतलब ये इसका मेन बनाने के पीछे मकसद क्या था, तो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिलीवरी हो सके, मतलब हम न्यूक्लियर वेपन जो है वो अच्छे से स्ट्राइक कर सके, इसलिए आईसीबीएम बनाए गए थे, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज रशिया, यूएस, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, इंडिया, ये ऐसे 5 देश है जिनके पास करंटली आईसीबीएम टेक्नोलॉजी है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। हमने इसके बारे में हमारे रेगुलर वीडियो में भी अच्छे से कवर कर लिया था, अब चाहे तो हमारे रेगुलर वीडियो में देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल जो जिनको अपॉइंट किया जाता है लोकपाल को, इनकी सिलेक्शन कमेटी में इनमें से कौन कौन होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में। देन स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाँ ये भी होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये बात भी सही है, मतलब 1 2 3 करेक्ट है, और इसके साथ साथ 5 जो है ये भी करेक्ट है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी होते हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किए गए कोई एक वकील होते हैं, और इनके साथ साथ एक इमिनेंट जूरिस्ट होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 एंड 3 जो है यहाँ पे जो दिए गए, इनमें से 1 2 एंड 3 एंड 5 ये बात सही है। सो इसका आंसर है डी, दैट इज 1 2 3 एंड 5। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जी, पर्शियन गल्फ के बारे में क्या करेक्ट है, ये हमें बताना है। पर्शियन गल्फ, ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, द बॉडी ऑफ वाटर इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशियन। मतलब ये पर्शियन गल्फ जो ये हमारा इंडियन ओशियन का ही एक एक्सटेंशन है, और ये कहाँ से गुजरता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है यहाँ से ये गुजरता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट लाइज बिटवीन ईरान टू द नॉर्थ ईस्ट एंड अरेबियन पेनिनसुला टू दी साउथ वेस्ट। मतलब इसके ऊपर है ईरान और नीचे है अरेबियन पेनिनसुला, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है, तो बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी इसकी, तो दिए गए हैं ईरान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई एंड ओमान। ठीक है, ये इतनी कंट्रीज दी गई है। रिसेंट ही वीडियो आप जानते होंगे, यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये नहीं है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है और ओमान है, और भी कुछ देश है। मतलब 1 एंड 2 जो है ये बात सही है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। हम मैप में देख लेते हैं कौन कौन से देश है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और ये है पर्शियन गल्फ। यहाँ पे ईरान है ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे साउथ वेस्ट में है ये सऊदी अरेबियन पेनिनसुला। और कौन कौन से देश है, तो देखिए ईरान है, इराक है, यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर है, ये देखिए इराक है, कुवैत है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएस है, यूएई है, और साथ ही साथ ओमान है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये इसके बेसिन कंट्री जो है ये भी याद रखिए। पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे नहीं है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है इनको वेस्ट टू ईस्ट हमें अरेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आयरलैंड। तो इनको हमें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, तो हम इसका डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, तो सबसे पहले आता है आइसलैंड, नेक्स्ट इज नॉर्वे, आफ्टर दैट डेनमार्क, स्वीडन एंड लास्ट इज फिनलैंड। ऑलराइट, इसके बारे में भी हमारे एक फ्रेंड है जिन्होंने एक ट्रिक भेजी है, जिसके बारे में भी हम वीडियो 1 या 2 दिन में आपको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये बात करेक्ट है, ये हमें बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, विनेगर में हेल्प protect Australia's iconic Great Barrier Reef by effectively killing the coral mulching crown of thorn starfish। मतलब जो विनेगर जो है ना ये हेल्पफुल हो सकता है, और किस बारे में, तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ मतलब 2 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे हीट वेव हो रहा है, जिस वजह से कोलर ब्लीचिंग हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे साइक्लोनिक टाइफून्स आ रहे, मतलब साइक्लोन्स आ रहे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इस वजह से क्लोरल ब्लीचिंग हो रही है। और साथ ही साथ ये जो फिश है ना, क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश, ये फिश जो है ये अलगी को खा लेते हैं, और इस वजह से भी यहाँ पे ब्लीचिंग हो रहा है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। मतलब ब्लीचिंग हो रहा है, और ये जो ब्लीचिंग करने वाले जो क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश है, इसको ये विनेगर जो है ये खत्म कर सकता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। मतलब विनेगर इसमें यूज किया जा सकता है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिए गए, दिस इनोवेटिव मेथड ऑफ किलिंग क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश इज नॉट कंप्लीटली सेफ टू दी अदर मराइन लाइफ। मतलब ये इनको विनेगर यूज करना हमारी जो अदर मराइन लाइफ है इनके लिए सेफ नहीं है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि विनेगर का यूज करना बाकी जो मराइन लाइफ है इसके लिए भी सेफ है। ठीक है, सेफ है। सो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर है ए, दैट इज 1 ओनली। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इनमें से कौन सी कंट्री जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। सो कंबोडिया नहीं है,
कंबोडिया जो है वो साउथ चाइना सी में ओपन होता है, वियतनाम जो है ये भी साउथ चाइना सी में ओपन होता है, म्यांमार जो है ये हमारे इंडियन ओशियन में ओपन होता है, लाओस जो है ये इकलौता ऐसा देश है जो हमारा लैंडलॉक कंट्री है। इसके बारे में मैप में एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे है ये म्यांमार जो इंडियन ओशियन के लिए ओपन होता है, कंबोडिया यहाँ पे ये पूरा साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ओपन होता है, वियतनाम जो है यहाँ पे भी साउथ चाइना सी है, सो ये भी बात सही है, लेकिन लाओस जो है ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, CLMV कंट्रीज ऐसे इनको जाना जाता है, CLMV। ठीक है, याद रखिए। इसके बारे में रोहिंग्या के बारे में एक न्यूज़ थी, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड प्लेसेस एंड दीज आर रिलेटेड टू। तो ये प्लेसेस जो ये किससे रिलेट करते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्या था, स्ट्राइक्स एंड अनरेस्ट इन पेट्रोगार्ड, नेक्स्ट इज फेब्रुअरी रिवोल्यूशन एंड लास्ट इज बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये जो इवेंट्स है ये किससे रिलेट करते हैं, तो इसका आंसर है रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन जी इस बार इसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, सो इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें प्री में क्वेश्चन, मेंस में तो फिक्स क्वेश्चन है रशियन रिवोल्यूशन के बारे में, और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए तो इसमें फिक्स क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो कोई भी मतलब प्री के लिए भी ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी फॉर। तो ये टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी ये किसके लिए लाई गई है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, कौन से डिसीज के लिए, तो इसका आंसर है HIV। ठीक है, HIV के बारे में हमने कल ही देखा था ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये अच्छे से याद होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के आप जानते हैं 143 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, तो ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में ये बताया। सो देखिए फर्स्ट क्या है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो भी ऐसा मैटर लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में प्रेसिडेंट को राय दे सकते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इफ ही सीक्स सच एडवाइस, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कोई ऐसी एडवाइस तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ओनली इफ द मैटर रिलेट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, मतलब क्या है कि अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई इशू होगा तो ही सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को राय दे सकता है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। सो देखिए फर्स्ट जो है ये बात इनकरेक्ट है, मतलब ये ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो ही सुप्रीम कोर्ट राय देगा, तो ये बात नहीं है। साथ ही साथ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए ऐसे भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने किसी बात पे एडवाइस मांगी जाए सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट को ये देनी होती है। ठीक है, तो मतलब इफ ही सीक्स एन एडवाइस फ्रॉम एडवाइस, तो ये बात सही है, इसका आंसर है बी, दैट इज 2 जो है ये यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये 2 जो है ये बात सही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रिवीजन वीडियो का, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट PMGSK, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसके बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, मतलब जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्यों लाई गई थी, तो जो हमारे देश के ऐसे जो एरियाज है जहाँ तक आज तक जो रोड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, इनको कनेक्ट करने के लिए ये स्कीम जो है लाई गई है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी, तो ये मतलब स्कीम के साथ मतलब ये रोड प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ पॉवर्टी रिडक्शन करना है, ऐसा भी ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये बात है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। सो दोनों स्टेटमेंट सही है इसके, तो इसका आंसर है इस वजह से सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का रिवीजन वीडियो, आई होप ये अच्छे से हो गया होगा। और साथ ही साथ हमने एक बार फिर से आपको बताता हूँ, आज इस वीडियो अगर आपने जल्दी देख लिया है तो इसके बाद अपना जो क्वेश्चन पेपर है UPSC GS 2014 का, इसको अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट हम इसके बारे में जो 2014 का GS का पेपर है इसके बारे में कल से डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, एवरीडे 20 क्वेश्चंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये हमारे जो स्ट्रैटेजी वीडियो था उसको भी एक बार फिर से देख लीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।